नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद मोहन यादव ने कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह यात्रा घाटों को सौंदर्यीकरण के लिए, पर्यावरण के लिए और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए निकाली जाती है। परिक्रमा 2 दिन की यात्रा 9वीं और 10वीं की, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये मां शिप्रा की पवित्रता के लिए, घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू संचालन के लिए निकाली जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उज्जैन स्थित पुलिस लाइन परिसर में बने तालाब की साफ सफाई और गहरीकरण कार्य में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण भी किया, साथ ही सभी को बधाई दी और कहा कि जल ही जीवन है। बता दें, जल चेतना का क्रम जारी रहेगा और साथ ही मध्य प्रदेश के सभी जिले, तहसील, पंचायत और ग्राम में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। मेरी अपनी ओर से पुलिस लाइन के इस जल संरक्षण के गहरीकरण के काम में मेरी बधाई और उम्मीद करता हूँ कि जन चेतना का ये क्रम जारी रहेगा। जल ही जीवन है, पंच महाभूत तत्वों में जल की विशेष महत्ता है और खासकर वर्षा पूर्व इस प्रकार के गहरीकरण करने से इस पूरे क्षेत्र में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ेगी। और मुझे मालूम है कि पहले जब ये नहीं था तब यहाँ पुलिस लाइन में पानी के ट्यूबवेल भी बोल जाते थे, आज इसके कारण से वो लंबे समय तक चलते हैं। मैं एक अच्छे कार्यक्रम की और इस अच्छा आयोजन की बधाई। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ पूरे 55 जिलों की कोई गांव, तहसील, नगर, कस्बा, ग्रामीण पंचायत नहीं बची है जहाँ कार्यक्रम में चल रहे हैं। लेकिन इसका औपचारिक समापन कल होगा, लेकिन अनौपचारिक रूप से लगातार जहाँ जहाँ जिसकी लगभग 3676 करोड़ के काम। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा कि नारायणपुर जिले के थाना ओरछा अंतर्गत फरसाबेड़ा धरबेड़ा के बीच सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में एक एसटीएफ जवान के शहीद होने और 2 जवानों के घायल होने की भी दुखद खबर है। घायल जवानों को तत्काल उपचार के लिए रायपुर ले जाया गया है। मैं ईश्वर से शहीद जवान की आत्मा की शांति और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं दिल से गहराइयों से समस्त ग्वालियर चंबल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 29 के 29 सांसद भाजपा के चुने गए हैं। समस्त मध्य प्रदेश के 9 करोड़ मतदाताओं को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मायने में पहले तो हमारे नवनिर्वाचित सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी को दिल के गहराइयों से बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं। ग्वालियर चंबल ने चारों के चारों झंडे बुलंदगी से मध्य प्रदेश के नींव में गाड़ के रखे हैं। चाहे मुरैना हो शिवमंगल जी के साथ, चाहे भिंड हो संध्या जी के साथ, चाहे ग्वालियर हो भारत सिंह जी के साथ और चाहे गुना हो, समस्त ग्वालियर चंबल की जनता को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करते हुए, उनके पैर को छूते हुए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने हम चारों प्रत्याशी को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। उसी संदर्भ में आज मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक ही ऐसा प्रदेश जहां 29 के 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी की अथक मेहनत से ये सब संभव हो पाया है।
और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक मध्य प्रदेश के देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश से गूंजा है। समस्त मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता, 9 करोड़ मतदाताओं को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज ग्वालियर के लिए जिस हवाई अड्डे में हम खड़े हैं, जो आज मध्य प्रदेश की आन बान और शान बन चुकी है, और आज इस हवाई अड्डे से ही एक नई सेवा की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जी की सोच कि पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जुड़ाने का आज मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी ने, प्रद्युम्न सिंह जी ने, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह जी ने, हमारे सांसद भारत सिंह जी ने, पूर्व सांसद नारायण शेजवलकर साहब ने, अभय चौधरी जी ने, कौशल शर्मा जी ने, मैंने, सभी ने मिलकर एक नई सेवा प्रारंभ की है छोटी प्लेन की, जो सदैव मेरी प्राथमिकता भी रही थी नागर विमानन मंत्रालय में। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग टूर्नामेंट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे और ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महान आर्यन राव सिंधिया ने कहा कि हम यहां एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करना चाहते थे। हम पिछले 2 साल से इस पर काम कर रहे हैं। आखिरकार ये लीग का शुभारंभ हो जाएगा। हम उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम जल्द ही आईपीएल में हिस्सा लेगी। तो बहुत बड़ी शानदार टूर्नामेंट हम यहाँ पे रखना चाहते थे। ये हमारा सपना था, पूरी टीम का सपना था। जो एमपीएल की कमेटी है, सालों से 2 साल हो गए जिस पे हम ये विचार कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, कब करेंगे। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज फाइनली वो दिन आया है जो 24 घंटे में ये लीग लॉन्च होगा और हमारे युवा खिलाड़ियों को एक मौका मिलेगा अपना जो स्किल है वो दिखाने के लिए और इंडियन स्काउट्स और आईपीएल स्काउट्स के सामने खेलने के लिए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम सबका ये एक सपना था कि हमारे युवा खिलाड़ी को मौका मिले, मंच मिले एक बड़ा नाम बनाने का और भारत का नाम रोशन करने के लिए। टीमों को जो नाम की सोच थी वो कहाँ से आपको मिली? वो है, देखिए आप जानते हैं हमारे प्रदेश में जो जानवर है वो बड़ी संख्या में है और हम चाहते थे कि ये जो जानवर की जानकारी है जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से हैं वो भी लोगों को मिले। लेकिन उसके साथ साथ जब हम जानवर को देखते हैं, जैसे कि आप शेर को देखते हैं, तो उनकी जो पर्सनालिटी, वो कम्पेटिटिव पर्सनालिटी भी प्लेयर्स में दिखती है, तो वो पहचान भी मिलती है। तो इस 2 कारण हैं कि हमने जानवर चुने हैं इसके लिए। कल उद्घाटन होने वाला है, कौन कौन आने वाला है और पहली बार वो स्टेडियम शंकर होगा जिसका उद्घाटन भी? इसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारी जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह जी, मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कपिल देव जी जो एक विशाल प्लेयर हैं क्रिकेट में, वो भी आएंगे। आने वाले समय में आईपीएल में क्या मध्य प्रदेश की टीम भी भाग लेगी? वो हम सबका सपना है और हम देखते हैं, ये एक पहला कदम है, तो हम देखते जाएंगे आगे वाले सालों में ये कैसे चलता है। लेकिन हाँ, ज़रूर ये हमारा एक सपना है जो हम चाहते हैं कि रायगढ़ में बीच शहर में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल एसपी के बंगला के बगल में और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के पास युवकों के 2 गुटों में दिन दहाड़े झड़प हुई। दोनों ही गुटों के युवक तलवार, डंडे और हॉकी स्टिक से लैस थे, जिस कारण से शहर में बड़ी वारदात हो सकती थी। हालांकि अभी तक घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आगामी त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा घाना नागदा परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी नागरिकों को त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए समझाया गया। इसके अलावा थाना स्टाफ को त्योहार के संबंध में जारी दिशा निर्देश का और सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा आगामी त्योहार ईद उल जुहा को देखते हुए शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई।
3-4 बड़े त्यौहार हमारे नालंदा शहर में आयोजित होंगे। इसमें एक तो गंगा दशहरा है, बोहरा समाज की ईद है और 17 को ईद उल जुहा है। 3 बड़े कार्यक्रम है। इसको लेके सभी समाजों के जो गणमान्य लोग थे, जिनका समाज में प्रभाव है और जो प्रभुत्व है, सबको बुलाया गया था। इस पे एक सामान्य बातों पर चर्चा हुई, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। त्यौहार को लेकर जितने प्रिकॉशन रखने हैं, जो सावधानी रखनी है और जो निर्देश शासन की तरफ से जारी हुए हैं, उन सभी निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया, सभी की सहमति ली गई है और आम सहमति से हमने अपील की है कि सभी लोग इस त्यौहार को अच्छे से मिलजुल कर मनाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से इसका आयोजन करेंगे। चित्रकूट अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत देवलाहा में स्थित इंडो न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी प्रबंधन द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया गया। पार्टी के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और 7 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार मंझगवा को सौंप दिया। जो मांग की है आप? आज हमारी मांग के मुख्य 7 बिंदु हैं। इसमें से पहला है कि क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। दूसरा बिंदु है हमारा कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित पदार्थ है उसको व्यवस्थित किया जाए, कोई सेप्टिक टैंक बनाया जाए या कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे मवेशी वगैरह उसको ना खा पी पाएँ ताकि उनकी मृत्यु ना हो। तीसरा, जो पटना बांध का पानी जो सीपेज का जो लिया जा रहा है, जो रोहनिया गांव में जाता है, उसको कंपनी ना ले। चौथी हमारी मांग थी कि फैक्ट्री में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का बीमा कराया जाना चाहिए। और 5वीं मांग है हमारी, फैक्ट्री में महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको भी यहाँ पर रोज़गार मिलना चाहिए। 6वीं मांग है कि फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकलता है, ये एक प्रकार का सुझाव भी है हमारा, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ लगभग 2-2.5 हज़ार पौधे लगाए जाने चाहिए। पौधे ऐसे नहीं लगाने चाहिए कि सिर्फ कागज़ में लगें, यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी जन सहयोग करेंगे उसमें, और इसका बृहद पौधारोपण करना चाहिए। हमारे माननीय तहसीलदार साहब, माननीय SDM साहब और फैक्ट्री प्रबंधन के सहयोग से हम सब लोग सहयोग करेंगे उसमें, और एक बृहद पौधारोपण होना चाहिए इस क्षेत्र में। और 7वीं मांग है हमारी कि जो डाणिन गांव है जो फैक्ट्री ने गोद लिया है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। ये हमारी मांगे थी। मांगे तो थी, लेकिन जो अभी बीच में विचार विमर्श अभी बैठक होकर अभी हुई है, इसमें क्या क्या मुद्दे पे चर्चा हुई है, क्या करने के लिए उन्होंने? बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। माननीय तहसीलदार साहब ने पटना बांध के पानी की जांच कराने के लिए कहा है, और फैक्ट्री प्रबंधन के जो पांडे जी हैं, उन्होंने जो प्रदूषित पदार्थ निकलता है उसको रोकने के लिए, और क्षेत्रीय युवाओं की जो रोजगार की बात है तो उनको रोजगार देने के लिए भी आदरणीय पांडे जी ने कहा है। मांगे अगर नहीं मानी गई तो मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो 15 दिन बाद अनिश्चितकालीन सत्याग्रह अनशन करूंगा। मैं अकेले बैठकर यहाँ पर अनशन करूंगा फैक्ट्री गेट पे। हाँ, निश्चित तौर पे आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आदरणीय आशुतोष द्विवेदी जी ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के, कंपनी के प्रबंधन को लेकर के, कंपनी की समस्याओं को लेकर के, जो लोगों को परेशानी है उसको लेकर के और अपनी बातें रखी है। और ये क्षेत्र की जागरूकता है कि अगर कहीं कोई समस्या होती है तो अपनी बातें रखी जाती ताकि समस्या का निदान हो सके। और इस बात की हम सराहना करते हैं कि आपने बड़ी सौजन्यपूर्ण ढंग से कंपनी प्रबंधन और प्रशासन और आप जो कांग्रेस पार्टी की हमारे लीडरशिप है उनके बीच में अच्छी चर्चा हुई है। सारे 7 बिंदु का ज्ञापन है और सभी 7 बिंदु पर हमारी चर्चा हुई है। एक एक करके देखेंगे, प्रबंधन से हम व्यक्ति से भी चर्चा करेंगे, प्रशासन इनसे चर्चा करेगा। और अगर कहीं प्रशासनिक जो नियमावली है और उन्होंने जो वैधानिकता का कहीं उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप से उस पर प्रशासन अपना एक्शन लेगा और एश्योर करेंगे कि जो जिस कमिटमेंट के साथ कंपनी यहाँ लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, उस कमिटमेंट को पूरा हो। सर, मुख्य बिंदु रहा कि यहाँ लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा और इनको सर प्राइवेट बेस्ड में रखा जाता है, इनको कंपनी तरफ से नहीं रखा जा रहा। बिल्कुल, इस बिंदु पर भी चर्चा होगी कि जो कंपनी के कमिटमेंट रहते हैं रोजगार के संबंध में, वो रोजगार पूरे क्षेत्रीय नागरिकों को मिले, ये पूरा देखा जाएगा। सर, एक मुद्दे सीपेज से पानी ले रहे हैं, जबकि सर ये जो नहर का पानी जहाँ से सिंचाई के लिए जाता था वहाँ से लोगों ने JCB से 2 फीट कटवा दिया है, वहाँ से पानी आता है सीपेज में। निश्चित तौर पे अगर इन्होंने बांध कटवाया है तो हम इसकी जाँच करेंगे, जल्दी 1-2 दिवस में हम उसकी जाँच कर लेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे। अगर इसका उल्लंघन है तो इनको उल्लंघन की कार्रवाई होगी। और सीपेज की पानी लेने का जहाँ तक है तो वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से बाकायदे प्रशासन से अनुमति है और फैक्ट्री चलाना है तो पानी तो ज़रूरी है, लेकिन पानी वो भी लीगल तौर पे जहाँ से परमिटेड हो वहीं से ही लेना है, तो यह हम एश्योर करेंगे। ये तो हमें इस पर
इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित राला मंडल के रिवेरा फार्म हाउस पर कुछ दिन पहले पूर्व में रेव पार्टी आयोजित की गई, जहां शराब और कई तरह का नशा युवक और युवतियों को परोसा जा रहा था। पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी और कार्रवाई के बाद वहां नशा कर रहे युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आज फरार चल रहे कशिश बांधवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। देखिए, जैसे कि आप सबको विदित है, 3-4 दिन पहले पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा राणा मंडल की पहाड़ियों में चल रही एक पार्टी के अंदर दबिश दी गई थी, जिसके अंदर हमको भारी मात्रा में शराब और एनडीपीएस मादक पदार्थ की सामग्री जब्त हुई थी। उसी सिलसिले में पुलिस ने इसमें 34(2) का मामला भी कायम किया है, साथ ही साथ एक 8/20 एनडीपीएस की धाराओं में भी कायमी की है। इसके अलावा पुलिस द्वारा और भी जो भी सुसंगत धाराएं हैं सभी के प्रति उसमें कानूनन कार्रवाई की गई है। तो उसी में एक फरार आरोपी थी जिसको पुलिस द्वारा कल राउंड अप कर लिया गया है और फर्दर उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, पूछताछ इसी एंगल पे चल रही है कि ये शहर में और ऐसी पार्टियां कहाँ होती है और उसका इसमें कितना रोल था, जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो यही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जो आरोपी पकड़ाई गई है उसका इसमें कितना रोल था और आगे उसकी क्या भूमिका थी, और इस विषय में उसके पास और कोई अगर जानकारी है तो वही पुलिस लेने का प्रयास करेगी। आरोपी का बैकग्राउंड क्या रहता था जो कशिश पकड़ाई है, इसका ये पार्टी में किस रूप में? देखिए कि जैसा कि अभी प्रारंभिक विवेचना में हमको पता चला है कि ये पहले से ही इस तरीके की जो रेस्टोरेंट्स हो गए, बार्स हो गए, पब्स हो गए, उसमें सक्रिय थी, वहाँ पे जॉब वगैरह किया करती थी। तो अभी प्रारंभिक विवेचना के अनुसार इसके द्वारा जो इसको फॉरवर्डेड मैसेज मिलते थे, वो फॉरवर्डेड मैसेज ये किया करती थी लोगों को आमंत्रित करने के लिए। तो इस प्रकार से लोग पार्टी के अंदर आया करते थे। जो रेव पार्टी पकड़ाई थी, इसमें कितने पैसे लेकर के एंट्री दी जा रही थी, इसकी टोकन मनी जो थी वो कितनी थी? देखिए, अभी टोकन मनी के सिलसिले में पूरी जानकारी हमको नहीं मिली है, किंतु जो प्रारंभिक विवेचना में पता चला है कि ये कुछ प्राइवेट मैसेज सर्कुलेट करते थे सीक्रेट स्पॉट पे पार्टी को आयोजित करने के लिए। तो जो मेन इसमें 2-3 अक्यूज हैं, मेरे ख्याल में उनके पकड़े जाने के पश्चात पूर्णतः स्थिति क्लियर होगी कि भाई इसमें कितनी एंट्री फीस होती भी थी या नहीं होती थी उस विषय में। पूछताछ में भी बताया शहर में और भी इलाकों में पार्टी आयोजित हो चुकी है। देखिए, कुछ जगह के बारे में उन्होंने बताया है हमको, साथ में पूर्व में भी इस प्रकार की जो पार्टियां हुई उस विषय में भी पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई है। तो उस जानकारी के आधार पर हम आगे और कार्रवाई इसमें करने का प्रयास करेंगे। अभी इसके अंदर 2 व्यक्ति फरार हैं मेन, जिनके द्वारा एक मेन व्यक्ति जिसके द्वारा पूर्णतः ये पार्टी आयोजित की गई थी, दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा ये जो इलीगल सामग्री है, मादक पदार्थ और शराब, इसको लाया गया था। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भुवनेश्वर में कुल 126 राशन कार्ड धारकों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जबकि 269 राशन कार्ड धारकों को खाद्य सामग्री वितरित नहीं की गई। सचिव, सरपंच और सहायक विक्रेता ने मिलीभगत कर गरीबों को मिलने वाले राशन का गबन किया है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस हाईटेक कैमरों का उपयोग कर रही है। फिलहाल संभाग मुख्यालय में 1300 से अधिक कैमरे के जरिए नजर रखने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में 900 कैमरे जन भागीदारी के लिए लगाए गए हैं। अब बस्तर पुलिस ने नई जगहों पर और कैमरे लगाने के लिए प्रशासन को प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु एवं महिला संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 161 सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की गई है, जिसमें ANPR और PTZ कैमरा सम्मिलित है। ANPR जो कैमरा होता है वो बेसिकली जो व्हीकल्स के नंबर्स होते हैं उनको रीड करता है। इसके अलावा PTZ जो कैमरे होते हैं उनकी जो जूमिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसके माध्यम से हम ज़्यादा एरिया पे जो है जो CCTV के माध्यम से एरिया को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर के 91 जो ब्लैक स्पॉट एरिया है उनको हमारे द्वारा चिन्हांकित किया गया है, जिसमें जन सहयोग एवं शासकीय मद से CCTV लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।
91 जो नए लोकेशन है उसमें मतलब चौक चौराहों के दृष्टिकोण से अगर वो 2 वे होंगे तो 2 कैमरे और 3 वे और 4 वे रहेंगे तो फिर 3 या 4 कैमरे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कलेक्ट्रेट ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियां पाने जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वेतन काटने के निर्देश बीएमओ को दिए, साथ ही वार्डों का अवलोकन कर उपस्थित स्टाफ परिसर की साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता सहित मरीजों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। बस्तर में आदिवासियों के आय का स्रोत माना जाने वाले तेंदूपत्ते पर इन दिनों तस्करों की नजर है। सबसे अधिक तस्करों की सक्रियता बस्तर और सुकमा जिले के मध्य दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि तस्कर इस क्षेत्र से तेंदूपत्ते की तस्करी बड़ी मात्रा में तस्करी कर रहे हैं। तस्कर तेंदूपत्ता ओडिशा ले जा रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग मामलों में वन विभाग ने कार्यवाही की है। तेंदूपत्ता का जो स्मगलिंग है, ख़ासतौर से सुकमा जो डिवीज़न है उससे लगा हुआ एरिया है, अधिकतर ज़्यादा एरिया पड़ता है, सीमा वो है उड़ीसा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और साथ में आंध्र प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहाँ से तेंदूपत्ता उन राज्यों में जाता था। और इस बार हम लोगों ने विशेष कार्रवाई करते हुए उड़नदस्ता का टीम गठित किया है और जहाँ से जो रास्ते हैं, जहाँ से मतलब कि नदी पार करके जाने के रास्ते हैं, उन सभी जगह जो है सील बंद कर दिया है, ताकि हर जो इस तरह से जाने वाली गाड़ियाँ और उनकी जो चेकिंग होगी और उसके बाद ही जो है मतलब कि आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान गश्ती के दौरान जो है उड़ीसा सीमा के किनारे में अवैध फड़ लगाया गया था तेंदूपत्ते का, और वो जैसे ही जानकारी मिलेगी उसके बाद में हमारी टीम ने जा कर के जब्ती कार्रवाई किया है, अपने कब्जे में ले लिया और इसमें टोटल 24.5 मानक बोरा तेंदूपत्ता था, उसको जब्ती कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो है उड़ीसा प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुकमा एरिया में आकर के तेंदूपत्ता तोड़ करके ले जाते हुए 8 मोटरसाइकिलों को भी जब्ती किया गया है और उस पर विधिवत कार्रवाई की गई है। और लगातार हमारे जो सर्चिंग टीम है वो फील्ड में काम कर रही है और मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो किनारे आने वाले जो फड़े हैं या समितियां हैं वो हमारी निगरानी में हैं। बुगनी घाट पर नर्मदा के किनारे बरसात और नदी के तेज बहाव से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए गोबियन दीवार और पिचिंग कार्य के लिए करोड़ों का बजट लाया गया है, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता में जमकर लापरवाही और भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे शासन द्वारा स्वीकृत राशि का दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। पत्थरों की लंबी दीवार बनाकर लेवल के लिए जहां भर्ती में पत्थर डाल समतल करना था, वहां कार्यस्थल से ही मिट्टी जेसीबी से खोदकर लेवल पर लीपापोती की जा रही है। इस मामले में सीएमओ और इंजीनियर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया।